तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी T20 के कप्तान जो हैं शाहिद खान अफरीदी, बूम बूम अफरीदी इन्हें कहा जाता है, जो कि गालिबन 3 माह बाद 6 माह बाद या फिर कभी कभी 1 साल बाद भी कोई अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और फिर पूरा साल आने वाले मैचेस में अपनी जो उनकी शिरकत है उसे यकीनी बनाते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की। उस मौके पर सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर उनसे सवालात किए, उनका जवाब जानना चाहा। एक सवाल उनकी परफॉर्मेंस पर किया गया और ये सवाल किया गया कि अब आप आने वाले T20 में कैसे टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। तो ज़रा देखिए उन्होंने कहा क्या और फिर मज़ीद बात करते हैं। आप ये हमेशा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे। थैंक यू। ये सवाल किस मौके पर किया गया? इस सवाल के जवाब में क्या यही जवाब बनता था? क्या T20 टीम के कप्तान, जो कौमी टीम के कप्तान हैं, जो पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर होते हैं, जो पाकिस्तान को, ग्रीन शर्ट्स को, ग्रीन फ्लैग को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ये ज़ेब देता है ऐसा सवाल करना, ऐसे सवाल का ऐसा जवाब देना? इस सवाल में कतई कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन सवाल था क्या, ये जानने के लिए हम बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सवाल आपका था, सवाल था क्या आपका? जी जामिल साहब, बिल्कुल सवाल मैंने किया था। शाहिद खान अफरीदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो पहले प्रैक्टिस के हवाले से जो टीम की तैयारियां चल रही है न्यूजीलैंड के हवाले से वो सवाल हुआ, और उसके बाद कप्तानी के हवाले से सवाल हुआ कि T20 के वो कैप्टन है और अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के दूसरे कप्तानों से तो इनकी हार की रेशो बाकी कप्तानों की निस्बत ज्यादा बनती है और टीम दूसरे नंबर पर थी और अब 6 नंबर पर आई है। तो कप्तानी में कोई खला तो नहीं, कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप समझते हैं कि बदलाव लाना चाहिए ताकि दौरान न्यूजीलैंड में खासकर वर्ल्ड कप खेलने? लेट्स बी फेयर, आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? एग्जैक्ट जी बिल्कुल जामिल साहब, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि आपकी कप्तानी में पाकिस्तान की T20 में हार की रेशो ज्यादा है और पाकिस्तान टीम दूसरे से 6 नंबर पर आई है, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट जो मैचेस होंगे उसमें कप्तानी में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा? एग्जैक्ट ये सवाल था मेरा, और शाहिद खान अफरीदी जिस तरह उस पर बुरा मान गए और वो काफी मायूस। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाना चाहूंगा। ये अफरीदी को कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था? अब माजी में भी क्या आपने अफरीदी से कुछ ऐसे सवाल किए या आपने कुछ उनकी ऐसी हरकत को पॉइंट आउट किया, उस पर रिपोर्ट बनाई? अगर है तो बयान कर दीजिए आज। जामिल साहब, दरअसल शाहिद खान अफरीदी थोड़ा सा जो है वो हेजिटेट होते हैं लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में या कोई भी इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो, क्योंकि उनको लगता है कि शायद लाहौर में जर्नलिस्ट हैं जो उनसे उनकी कप्तानी के हवाले से, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जो है वो सवाल करते हैं। और इससे पहले भी सवाल मैंने एक बार किया था उनसे कि पूरा साल हुआ है और वो मैन ऑफ द मैच नहीं आए, और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले का ये सवाल था कि उनकी एवरेज जो बैटिंग है वो 10 रन बनती है और सिर्फ 2 विकेटें थी उस पूरे साल के अंदर शाहिद खान अफरीदी की। तो ये सवाल हुआ था, तो उन्हें लगा कि शायद ये अब मैंने उनकी कप्तानी सवाल पूछा है तो शायद मैं उनको पर्सनल हो रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाहिद खान अफरीदी को हम सब पसंद करते हैं। अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वो सर अंजाम दे रहे थे और सवाल बहुत माकूल था, इसमें कोई बज़ाहिर गलत बात नहीं थी। मोहसिन हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, टीम के साथ भी वाबस्ता रहे और बहुत सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम जानी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। मोहसिन साहब, आपने अभी सनाउल्लाह का सवाल भी सुना उनकी जुबान में कि उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्ट क्या पूछा, और शाहिद अफरीदी जो कि ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान के, ग्रीन शर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली भी, T20 के कप्तान भी हैं, क्या जेब देता था उन्हें इस तरह से बिहेव करना कि मैं आपसे यही घटिया सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था? ये लफ्ज जानी, एक पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपके साथ शामी साहब अगर मौजूद हैं तो उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा सलाम कह दीजिए। जी देखिए, जहाँ तक सनाउल्लाह का ताल्लुक है जामी, मैं सनाउल्लाह की तरह जानता हूँ, ये बड़ा डिसिप्लिन लड़का है और बड़ी अच्छी तरह काम करता है, अपने प्रोफेशन को सरअंजाम देता है। हाँ, सहाफी ये होता है कि जरूर कभी कभी ऐसा फैक्चुअल सवाल बल्कि रियलिटी का सवाल कर देते हैं जो वो सामने फैक्ट्स देखते हैं, लेकिन आई थिंक शाहिद को, जैसे शाहिद इज लाइक माय यंगर ब्रदर, मेरे उसकी कोच भी मैं रह चुका हूँ, उसके साथ मेरा साथ रहा है, तो आई थिंक मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। जी जी कहिए। आई थिंक बिल्कुल सनाउल्लाह का सवाल बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है वो टीम की वाकई उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं है जिस पे होना चाहिए थी, और इसका अगर मैं शाहिद की जगह होता तो ऑनेस्टली मैं एक ये बात कहता
कि आप सिर्फ मुझे ब्लेम मत कीजिए, पूरी टीम मैनेजमेंट को ब्लेम कीजिए। Fair enough, fair enough. टीम के साथ एक खिलवाड़ की हुई है कि नए नए लड़के जबरदस्ती डाले जा रहे हैं और हार जीत का मुझ पे आ जाता है। तो ये आई थिंक सनाउल्लाह का सवाल बिल्कुल जेन्युइन था, लेकिन अगर मैं शाहिद की जगह होता तो मैं ये बात बताता कि देखिए इन सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ कप्तान नहीं होता है, इसमें कोचेज भी होते हैं, मैनेजमेंट होती है, तो ये उनको जाता है। और हम हाँ बिल्कुल, अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जो पूरी दुनिया के सामने है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक है। मोहसिन भाई आप जरा मेरे साथ रहिएगा। जहां तक कैप्टन की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, सनाउल्लाह आप भी देखिएगा, नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, तो जरा देखिए ये पिछले साल यानी 2015 में शाहिद खान आफरीदी ने क्या गुल खिलाए थे। जरा हम चार्ट की सूरत में आपको दिखाते हैं और फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी कारकर्दगी वाकईतन ऐसी है कि वो एरोगेंट हूं, या जो अच्छा प्लेयर होता है, अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा बहुत उसका एक एटीट्यूड भी डेवलप होता है। शोएब अख्तर को देख लीजिए या ऐसे प्लेयर्स को देख लीजिए, थोड़ा सा एटीट्यूड रखते हैं और लोग उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं। ये देखिए जी कि ये 2015 का पूरा साल है, 10 मैचेस उन्होंने खेले, सिर्फ 133 रन बनाए, सिर्फ 133 रन। और जहां तक उनकी विकेट्स का ताल्लुक है तो सिर्फ 7 या 8 विकेट्स उन्होंने पूरे साल में हासिल की। महज 7 विकेटें आपकी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान के T20 कप्तान की एक साल में कारकर्दगी, यानी 10 मैचेस और उसमें 133 या 135 रन हैं और सिर्फ 7 विकेट उन्होंने पूरे साल में हासिल की। तो मोहसिन भाई ये तो परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी नहीं है जिस पर इतना इतराया जाए या जिस पर इतना एटीट्यूड दिखाया जाए। याद हो ना, प्लेयर की कोई परफॉर्मेंस भी अच्छी हो तो आप जानते हैं जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, थोड़ा सा उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा एक एरोगेंस या थोड़ी सी एक झलक दिखाई देती है जिसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तो परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है। यानी देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जब परफॉर्मेंस आपकी बहुत जबरदस्त होती है तो आपका सर और झुक जाना चाहिए। असूलन तो ये होना चाहिए ना, असूलन तो ये होना चाहिए। देखिए शाहिद के लिए मैं एक बात कहता रहा हूँ, जब मैं हमेशा कह ये अपना सनाउल्लाह मेरे बच्चों की तरह ही जानता है मुझे। मैं शाहिद के लिए कह चुका हूँ कि शाहिद ऐसा प्लेयर है कि अगर 10 मैच खेलेगा तो 10 के 10 में परफॉर्म भी करेगा, लेकिन 2-3 मैचेस ऐसे खेल जाएगा कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे जाएगा। लेकिन जहाँ तक सहाफी का एक सवाल पूछना है, बिल्कुल जायज है। आई टोटली एग्री विद दिस बॉय। अगर ये कोई इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता तो मैं सनाउल्लाह के लिए ऐसी बात नहीं करता। ये बड़ा डिसिप्लिन लड़का है और अपने इदारे को बड़ी अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखिए, और खास तौर पर दूसरी तरफ जब मैं आऊँ तो जब आप ग्रीन कैप पहने हो, पाकिस्तान का झंडा आप पे आपकी शर्ट पे लगा हुआ हो, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। स्पेशली जर्नलिस्ट, हमारी एक जर्नलिज्म में ठीक है कुछ 1-2 लोग हैं गड़बड़, लेकिन हमारे ज्यादातर हमारे अच्छे लोग हैं। तो आपको सबको बड़ी इज्जत से ट्रीट करना चाहिए। और जहां तक इस सवाल का ठीक है, अब मुझे कोई बदतमीजी। अच्छा, अब देखिए, अब आप एक और एलिमेंट देखिए ना, ये तो बुनियादी डिबेट होगी हमारी मोहसिन भाई। अब आप देखें कि शहरियार खान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी उर्दू शाहिद आफरीदी की जुबान नहीं दरगुजर करना चाहिए। आई मीन ही इज लिविंग इन कराची एंड ही इज इनटू प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम द लास्ट 1 और 2 डेकेड्स से। और जहां तक ताल्लुक है इंतखाब आलम साहब का, मैनेजर जो हैं, जब सहाफ़ी नाराज हुए तो उन्होंने अभी ताज़ा बयान ये दिया है कि सहाफ़ियों से गुजारिश है कि बात आगे ना बढ़ाएं, मामले को रफा दफा करें। यानी अगेन ये जिम्मेदारी जो है सहाफ़ियों पर डाली, बजाय इसके कि आप अपनी टीम को कहें, कप्तान को कहें कि जनाब आप जाएं, सहाफ़ी आपसे नाराज है, आपने ज्यादती की है, उनसे मिलें चाय पे या फिर उनसे माजरत कर लें, इनफॉर्मली कर लें, फॉर्मली कर लें। तो बजाय इसके मैनेजमेंट जो है वो भी शाहिद आफरीदी के स्टांस को सपोर्ट कर रही है। इज इट फेयर मोहसिन साहब? नॉट एट ऑल। और ये जामी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हमारी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है और टीम मैनेजमेंट है, इसने काफी हमारी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए टेंटेड लोग आपके पास टीम मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। क्रिकेट बोर्ड की जो इस वक्त चल रही है हालात, वो कैसी हमें टाइम्स एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी है। मैं किसी उसकी पर्सनल उसकी वजह से नहीं कह रहा, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी क्रिकेटर मुझे देख के दुख होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो ठीक तरह नहीं चल रहे हैं। टीम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है जिसका असर पड़ रहा है टीम की परफॉर्मेंस पे, और जिसका असर आज हमने देखा कि एक अच्छे लड़के के ऊपर, जो हमारे मीडिया का एक अच्छा लड़का है, जबरदस्ती उसको ऐसा जवाब दे दिया गया जो कि नहीं देना चाहिए था। मेरा ख्याल शाहिद ने ठीक है। मोहसिन भाई, मुझे आपको इंटरप्ट करना हो क्योंकि एक ब्रेक लेनी है और इसी मामले को हम आगे जारी रखेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली व्हाट मेड आफरीदी टू से दीज वर्ड्स, क्योंकि आज जो प्रैक्टिस मैच हुआ था, सनाउल्लाह भी मेरे साथ रहिएगा, आज प्रैक्टिस मैच हो रहा था, उसमें भी कप्तान जो है T20 की 1 रन बनाकर चलते बने वापस पेविलियन में। तो परफॉर्मेंस ना प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी है ना ओवर द ईयर्स उनकी परफॉर्मेंस को अच्छी रही, पर्टिकुलरली 2015 में। लेकिन जवाब ऐसे देते हैं सहाफ़ियों को जैसे कोई ज़ाती तौर पर उनको अनाद हो। मजीद इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। देखने वालों में से नजराना यूसुफ ज़ई साहिबा ने अभी लिखा है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपके इस शो से जो आप डिस्कशन कर रहे हैं अफरीदी के हवाले से, तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे स्टार हैं। 2009 के T20 वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, उनकी जो शानदार परफॉर्मेंसेस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप T20 अपने नाम किया था। लेकिन जो स्टार्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जिनसे मोहब्बत की जाती है, जो हीरोज़ होते हैं, उनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उनसे ये तवक्को नहीं होती कि वो राह चलते इंसान की तरह गुफ्तगू करें, उनसे तवक्को ये होती है कि वो बेहतर गुफ्तगू करें जैसी वो बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हमें ज्वाइन कर लिया मुजीबर रहमान शामी साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हुजूर, आज तो शाहिद खान अफरीदी जो पाकिस्तान के हीरो हैं क्रिकेट में, उनका बयान जो है उसने तो हलचल मचा दी है। हमारे सनाउल्लाह साहब ने सवाल पूछा उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो कहने लगे जनाब ये तो बड़ा घटिया सवाल है, मैं तो इसको तवक्को कर रहा था कि आप घटिया सवाल करेंगे। तो मोहसिन साहब ने भी उसकी मजम्मत की है, दीगर तमाम स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने भी उसकी मजम्मत की, कहा कि अफरीदी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो आपके ख्याल में सवाल गलत था या जवाब? देखिए, शाहिद अफरीदी साहब को इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी जी, लेकिन अगर उनसे गलती हो गई है तो हमें भी कुछ एहसास करना चाहिए। वो कोई सियासी लीडर नहीं है कि हम उनकी गोशमाली शुरू करते हैं। वो हमारे हीरो हैं, उनकी गलती माफ की जा सकती है, उनको तवज्जो दिलाई जा सकती है और उनको इस्लाह का मौका दिया जा सकता है। मेरे ख्याल जरूरी बात नहीं होती कि आप किसी की गलती का जवाब उससे बड़ी गलती से दें। तो अगर शाहिद अफरीदी साहब से कोताही हुई है, कोई उन्होंने अल्फाज सही इस्तेमाल नहीं किए, तो उनकी तवज्जो दिलानी चाहिए। वो तवज्जो दिलाई जाएगी मेरा ख्याल है मोहब्बत से, तो वो उसे वापस लेने लेकिन शामी साहब क्या कीजिए कि तवज्जो दिलाई मोहब्बत से ही। सहाफियों ने कि जनाब ये गलत लफ्ज कहा, आपने इसे वापस लें। लेकिन जो मैनेजमेंट थी क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने भी इस तवज्जो दिलाओ नोटिस का कोई नोटिस नहीं लिया और कहा कि जनाब आप दरगुजर करें। अफरीदी को कोई नहीं, उन्होंने कहा कि आप जनाब आके माजरत कर लें, सहाफियों से मिल लें। जामी साहब, मैं आपसे यह कर रहा हूँ कि हमें इस बारे में ज्यादा सुनत पताजी का मजाक नहीं करना चाहिए। हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, दूसरों से भी हो जाती हैं। उनके मर्तबे और मकाम को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और जरूरी नहीं है कि हर आदमी को हम कुछ सियासी वर्कर समझ लें तो चलाना शुरू कर दें। तो हमें भी इसको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और अपना अमल उसको काबू करना चाहिए। नहीं, हम तहम्मुल से ही मुजाहरा कर रहे थे। गुजारिश करूंगा जी, आप अपने जज्बात को काबू करें। ठीक है। नहीं, मैं तो बगैर जिस बात के बात कर रहा था, जहां मैं उनकी T20 फतुहात का जिक्र करके उन्हें हीरो करार दे रहा हूँ, वहां इस मामले का भी जिक्र कर रहा हूँ, बैलेंस रख रहा हूँ। ये एक गलती हो गई है तो क्या चाहिए, सजा में अखुवत के वास्ते। आखिर को गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। चले मोहसिन साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि क्या कोई इंटरनेशनल सहाफी ऐसा सवाल करता तो फिर भी अफरीदी का यही रद्द अमल होता? देखिए, शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये हीट ऑफ द मोमेंट से बात निकल गई है। मैं शाहिद को जानता हूँ, एक अच्छा इंसान है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स होंगी दिमाग पे, कुछ और परेशानियां होंगी परफॉर्मेंस की, और इस तरह ऐसा बात होगी। लेकिन जहाँ तक मैंने आपसे कहा, सनाउल्लाह एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन लड़का है और शाहिद भी एक अच्छा इंसान है, अच्छा क्रिकेटर होने के साथ साथ। आई थिंक ये हीट ऑफ द मोमेंट अगर ये बात हो गई है, लेकिन पर्सनली मैं फील करता हूँ कि शाहिद, जो भी शाहिद हो या कोई भी उसकी जगह, जब वो पाकिस्तान की स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि ग्रीन शर्ट्स की, ग्रीन झंडे की जो है लाज रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन हसन खान साहब और सनाउल्लाह साहब, आपके बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आप जरा श्रीलंका का जो दौरा हुआ वज़ीर आज़म का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी जी जी, फरमाइए। सुन ले कि जो अगर गलती किसी से हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे बड़ी गलती करें। ठीक, तो लोगों के मुकाम को, मर्तबे को मलहूज़ रखना चाहिए, उनके स्टेटस को मलहूज़ रखना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए अपनी गलती की इस्लाह का। ये मुझे अपने जो अखबार नवीस भाई हैं उनकी इज्जत का बड़ा ख्याल है, लेकिन वो जितनी अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं, अगर दूसरों की इज्जत का भी उतना ही ख्याल किया करें तो मामला इस तरह से नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन शामी साहब, फिर ये है ना कि सनाउल्लाह तो ऐसी कोई उनकी इज्जत या मुकाम के खिलाफ तो सवाल नहीं किया। नहीं, आप इस बात को ज्यादा तूल दे रहे हैं, मेरा ख्याल खत्म कर। चल अच्छा, वज़ीर आज़म के उनका दौरा था श्रीलंका के, श्रीलंका से वतन वापस रवाना हो चुके हैं। तो जो भारतीय मुखालफत थी उसके बावजूद जो JF-17 थंडर तैयारों का मुआहिदा था वो श्रीलंका ने कर लिया। इब्तदाई मरहले में उन्हें 8 तैयारे जो हैं वो दिए जाएंगे। उस पर भारत ने खासी मुखालफत करने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका ने मुआहिदा कर लिया है। इस पर हम मजीद बात करते हैं शाम साहब आपसे भी, और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड राव नवीद साहब भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के दौरा श्रीलंका के हवाले से, और इसमें
JF-17 थंडर तैयारों का मुआहिदा भी हुआ, बल्कि बाहमी तजारत को $1 अरब तक ले जाने की भी बात हुई। 8 मुख्तलिफ मुआहिदे जिनकी याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। शामी साहब, भारत ने बड़ी मुखालफत की कि 400 मिलियन की जो इमदाद है, जो कर्ज है श्रीलंका को, वो हम नहीं देंगे। उसके बावजूद श्रीलंका ने ये मुआहिदे कर लिए हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल हालात में श्रीलंका का साथ दिया जब वो दहशतगर्दी में की लपेट में था और तामिल जो है उनकी बगावत चल रही थी। जाफना में पाकिस्तान ने बड़ी मुआवनत की है और दफाई अदारों के दरमियान हमारे बहुत ताउन रहा है गहरा। और आपको याद होगा कि जब परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो श्रीलंका गए हुए थे और उन्होंने वहां से जो कॉल की थी जनरल अजीज को, वो इंटरसेप्ट हो गई थी और इंडियंस ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था और उसमें मालूम हुआ था कि करगिल के अंदर जो कार्रवाई हो रही है और वो पूछ रहे थे नवाज शरीफ साहब को तो पता नहीं चला, वजीर आजम को तो पता नहीं चला। तो उस कॉल की जब डिटेल सामने आई थी तो उससे मालूम हुआ था दुनिया को कि ये यहाँ कारगिल के अंदर पाकिस्तानी फौज को कार्रवाई कर रही है। तो ये भी एक श्रीलंका के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प हमारी तारीख का की रुदार है जो जुड़ी हुई है। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जब परवेज मुशर्रफ साहब को वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनके मनसब से अलग किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, तो उस वक्त वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे। एग्जैक्टली। और फिर उनका तैयारा डाइवर्ट कर दिया गया और उन्होंने मुकदमा बनाया बाद में वजीर आजम के खिलाफ हाई जैकिंग का। और इस पे इब्तदाई तौर पर दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि भाई हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा कि भाई कोई अगवा नहीं हुआ था, तैयारा डाइवर्ट किया गया था और वजीर आजम को हक हासिल था कि वो तैयारा डाइवर्ट कर सकते। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तुम्हारा श्रीलंका के और पाकिस्तान के दरमियान बड़े गहरे सकाफती, सियासी और दिफाई रिश्ते हैं और ये मजबूत से मजबूत तर हुए हैं। अब भी श्रीलंका जो है उसने पाकिस्तान के दोस्तों में शुमार होता है, जनूबी एशिया में गहरे दोस्तों में, और उसने ये जो तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया है इसकी जरूरत है। ये जो तैयारे जो हैं ये पाकिस्तान खुद इस्तेमाल कर रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और वहाँ भी ये दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये इनकी कीमत जो है ये F-16 के मुकाबले में आधी है और इस लिहाज से ये बड़ी दुनिया में इनकी पजीराई हुई है। और एक खबर तो ये भी आई थी कि बर्मा भी ये तैयारे खरीद रहा है, लेकिन वो फिर उसको अभी तक वो खबर जो है फायर तहसील को नहीं पहुंच सका वो मामला। लेकिन श्रीलंका ने ये मामला कर लिया है। तो ये जो तैयारे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी अफादियत के हवाले से मजीद इस पर बात कर लेते हैं। JF-17 थंडर तैयारों पर हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब राव आबिद साहब, उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एयर वाइस मार्शल साहब। जी वालेकुम सलाम। हुजूर ये फरमाइएगा कि ये जो तैयार जी शामी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप उनका सवाल सुनिएगा। जी शामी साहब। जी ये तैयारे जो है ये एक कसीरुल मकासद तैयारे हैं और इसमें यानी पाकिस्तान की जो दफाई इस्तेदाद है उसमें कितना इजाफा हुआ है और श्रीलंका को इससे कितना फायदा पहुंचेगा। देखिए पाकिस्तान का जैसे आपने सही फरमाया कि हमारा बड़ा पुराना इनके साथ दिफाई वो एक ताउन चल रहा है, वो अनडिक्लेयर्ड भी रहा, वो खुफिया भी रहा। एयरफोर्स टू एयरफोर्स का मुझे मालूम है बहुत हमारा इनके साथ ताउन था, इनके पायलट्स यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे। अच्छा, दूसरा ये जो जहाज है JF-17 है, ये इसमें कभी आप इसे पूरा प्रोग्राम करें, इसकी हिस्ट्री बयान करें तो इट इज वेरी अमेजिंग कि ये 1984 में पाकिस्तान के एक विंग कमांडर ने जो बाद में मार्शल के तौर पर रिटायर हुए, ये बेसिक आइडिया उनका था कि चाइनीज एयरफ्रेम हो उसमें वेस्टर्न एवियोनिक्स हो, लेकिन फिर ये वेस्टर्न एवियोनिक्स हमें नहीं मिले तो फिर हमने इसमें और जो है ना मुल्कों क्या नाम था उन विंग कमांडर का, क्या नाम था? वही विंग कमांडर नजीब अख्तर साहब थे जो मार्शल बन के रिटायर हुए। ओरिजिनल पेपर उनका था, ठीक है, काफी काम हुआ फिर, लेकिन अमेरिकन ने फिर वो सारी फिजिबिलिटी स्टडी करके वो एवियोनिक्स हमें डिनाई कर दिए। 90 में जब ये प्रेस्टो अमेंडमेंट लगी है पाकिस्तान पे और सारी सैंक्शंस लग गई तो पाकिस्तान ने फिर उसके बाद चीन के साथ मिलके बाकी मार्केट दुनिया की देखी। इंजन इसमें रशियन आया, एवियोनिक्स कोई चाइनीज है कोई और है। पाकिस्तान ने वो जिसे आप लोकल जबान में जुगाड़ कहते हैं ना वो करके बहुत अच्छा काम किया है। तो ये लिहाज मतलब बहुत उस लिहाज से अच्छा है।
अच्छा, शुरू में इससे पाकिस्तान के अंदर एक लिमिट थी हमारे एयर स्टाफ की कि इस जहाज की कीमत $10 मिलियन फ्लाईअवे पीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लाईअवे का मतलब होता है कि आप जहाज अकेला खरीद के ले जाए, बाकी कॉस्ट जो होती है ना फिर उसके स्पेयर पार्ट्स की होती है, उसकी वेपन्स की होती है, और 2-3 साल की जो गारंटी आप देते हैं उसकी होती है। तो ये आपने सही कहा कि ये F-16 से आधा है, तो ये पुअर मैन्स F-16 कह लें आप। तो उस लिहाज से ये जहाज अब भी जो है ना अपनी कीमत के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, इसके बायर्स में आपने सही कहा कि जी म्यांमार भी है एक पोटेंशियल बायर, इसके पोटेंशियल बायर में इजिप्ट भी है, कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अच्छा, अरब कंट्रीज जो है वो आप हैरान होंगे कि वो महंगे से महंगी चीज खरीदना चाहते हैं बिकॉज उसमें किकबैक ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान आज तक खरीदता रहा है, बेचने की वो जो है पाकिस्तान के पास नहीं रही। ठीक है। तो इसलिए वो शायद इसमें इंटरेस्ट ना शो करे, और उनपे वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज्यादा प्रेशर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद राव साहब, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम में। शामी साहब, इसके अलावा आज नॉर्थ कोरिया ने भी हाइड्रोजन बॉम्ब का तजर्बे का दावा कर दिया है और बड़ी हलचल मच गई आलमी मंजरनामे में। और ये अब चीन, बरतानिया, रूस, फ्रांस के बाद ये छठी कुव्वत है जिनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो पहले हाइड्रोजन बॉम्ब के हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट ना दिखा लें आपको और सुन लें आप उसे। हाँ, दिखा लें। देखिए जी, पहले तो ये मालूम हुआ था कोई जलजला आया है कोई। हाँ जी, 5.2 का था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जलजला उसी वजह से आया है, इस बॉम्ब की वजह से आया है। हाँ जी, तो ये अंदाजा लगाया गया कि भाई ये जो जलजला बरपक किया है हमारी कोरिया ने हाइड्रोजन बम के जरिए। जी हाँ, ये नाज़रीन आपने रिपोर्ट देखी, हाइड्रोजन बम होता क्या है। तो शामी साहब, ये जो किम जोंग उन है, उन्होंने ये हाइड्रोजन बम का तजर्बा बिलाखिर कर दिया, खुद भी उनकी तस्वीर दिखाई दी। अब इस तजर्बे के बाद जो जनूबी कोरिया है, चीन है, जापान है, उस खत्ते में और पूरी दुनिया पर क्या असरात होंगे, क्योंकि अमेरिका ने खासी मजम्मत की है, बल्कि सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी बुला लिया है। अच्छे ताल्लुकात है शमाली कोरिया के जी, लेकिन इस तजर्बे से चीन को भी तशवीश होगी, क्योंकि एक तवाजुन जो है ताकत का वो धर्म भरम होगा वहाँ, और जनूबी कोरिया तो सख्त दबाव में आ जाएगा। और इस तरह जापान जो है वो भी इसके बहुत मुज़िर असरात महसूस करेगा। लेकिन बहरहाल अब शमाली कोरिया ने ये तजर्बा कर लिया है, अब इसके बाद किस तरीके से इसको हदूद में लाया जाएगा, ये आलमी ताकतें जो है इनको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई एक ताकत भी उससे इत्तफाक नहीं करती तो फिर गोया यूएनओ तो कोई कुछ कर नहीं सकेगी। तो सारी आलमी ताकतें जो है इनको मिलकर बैठना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से एक ताकत का तवाज़ुन कायम किया जा सके, और जो हमसाया ममालिक है, खासतौर पर साउथ कोरिया जो है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पैदा हुआ है, उसको किस तरीके से दूर किया जा सके। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, ये आज बांग्लादेश की सियासी काउंसिलर है यहाँ पर पाकिस्तान में, मौसूमी रहमान, उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया और 72 घंटे मुल्क छोड़ने का कहा गया। असल बात तो यह है कि 2 हफ्ते पहले यानी 23 या 24 दिसंबर को पाकिस्तान की जो वहां पर सियासी काउंसिलर थी फारीना अरशद, उन पर बांग्लादेशी हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि दहशतगर्दों की फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो कर रही हैं, ये नापसंदीदा शख्सियत हैं, तो इन्हें पाकिस्तान वापस बुला ले। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ये काम कर दिया। कुछ सिफारती ताल्लुकात में तनाव मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको इस इकदाम के बाद? देखिए, हसीना वाजिद जो है वो एक बड़े ही ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिसके नतीजे में तबाही के सिवा कुछ नहीं है। आज देखिए, उन्होंने जमात इस्लामी के जो साबिक अमीर हैं मतीउर रहमान नजामी, जी हाँ, उनको जो फांसी की सजा दी गई थी उसकी तौसीक कर दी है जी सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, और हो सकता है चंद रोज में उनको भी तख्तादार पर लटका दिया जाए। इससे पहले कई अफराद जो है वो फांसी उनको दी जा चुकी है, कई अफराद जो है फांसी का इंतजार कर रहे हैं। और इल्जाम उन पर यही है कि 1971 की जंग में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिस पाकिस्तान के वो उस वक्त शहरी थे। और शेख हसीना वाजिद जो है, उनके वालिद साहब ने जो मुकदमे नहीं चलाए और जिन लोगों को माफ कर दिया, जो मामला को खत्म कर दिया, और ये बात कही थी शेख मुजीबुर रहमान ने कि बंगाली जो है, बांग्लादेशी ये बताएंगे दुनिया को कि हम माफ करना और भूल जाना भी जानते हैं। तो उन्होंने एक आगे की तरफ कदम बढ़ाया था, लेकिन ये अब पीछे की तरफ कई कदम बढ़ा चुकी है और पाकिस्तान पर इनका गुस्सा है। और इन्होंने अपना निसाब तालीम जो है वो इस तरह मुरतब किया है और नफरत की लहर है पाकिस्तान के खिलाफ उसको उठाने की कोशिश में मुसलसल मसरूफ है। तो पहले एक पाकिस्तानी सफारतकार को इन्होंने वहां से कहा कि नापसंदीदा शख्सियत है, हालांकि फारीना अरशद जो है वो दहशत गर्दी को क्या इमदाद करेगा। अगर यही कह रही होंगी कि जो पाकिस्तान के हामी अनासर है वहाँ, जो पाकिस्तान की हामी जमातें थी, उससे कोई राब्ता होगा समाजी सतह पर, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई सफारतकार क्या कर सकता है। ठीक है, उन्होंने ये हरकत की वहाँ, और उसके नतीजे में फिर मामला ये है कि हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे तो हम करेंगे। चले तो पाकिस्तान ने भी एक सफारतकार को निकाल दिया। ठीक है,
एक ब्रेक ले लेते हैं शामी साहब और जो है- मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क के ताजिर हल्के हैं वहाँ खासी तशवीश पाई जा रही है और उन्होंने एहतजाज भी किया है। वजह यह है कि जो अकील करीम रेडी ग्रुप है उसके 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया, 5 रोज़ रिमांड पर उन्हें दे दिया गया और इन गिरफ्तारियों के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज भी किया है। और यही नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी अकील करीम रेडी साहब को फ़ोन किया और यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन इसमें ताउन करेंगे, ट्रांसपेरेंटली जो भी मुमकिन होगा। अकील करीम रेडी साहब खुद भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कराची से मौजूद हैं और शामी साहब भी प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन किया हुआ। शामी साहब ये इन गिरफ्तारियों के फौरन बाद हमने देखा कि एहतजाज भी किया गया, तशवीश की लहर भी दौड़ गई, जितनी भी हमारी ताजिरों की कम्युनिटी है उनके यहाँ। ये सब हो क्या रहा है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे इन्वेस्टर्स के ऊपर और ताजिरों के ऊपर? हमारी जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी है जिसमें सरमायाकार भी शामिल है जी और ताजिर भी शामिल है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल है, उन सब में ये उनके साथ जो यहाँ मामला होने जा रहा है, कभी नैब किसी के पीछे पड़ जाती है, कभी FIA को कार्रवाई शुरू कर देती है, कोई 20 साल पुराना मुकदमा शुरू कर दिया जाता है, कोई 10 साल पुरानी बात शुरू कर दी जाती है और तरह तरह के नुक्ते तराश कर इन लोगों का नाश्ता बंद किया जा रहा है। ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। गोया पाकिस्तान जो है उसमें सरमायाकारी अगर नहीं होगी तो कैसे बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कारखाने कौन लगाएगा, ये सनत का पहिया कौन चलाएगा, कारोबार कौन आगे बढ़ाएगा, ये सारे मामला जो है, यानी हमने इसे गुट्टी गुट्टे का खेल समझी है और रियासती इदारे भी इस काम में मशगूल हो गए हैं, खुद मीडिया के इदारे भी इस काम में लग गए। ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत थी क्योंकि इनकी एक रिसर्च रिपोर्ट है। जो रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने आमतौर पर ये जो ब्रोकरेज हाउसेज है ये मुख्तलिफ शेयर्स के बारे में रिसर्च रिपोर्ट देते रहते हैं, मुस्तकबिल के बारे में, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। अब वो रिपोर्ट उसका अंदाजा गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। उसकी बुनियाद पर कार्रवाई करना कि किसी ने उसकी बुनियाद पर शेयर खरीद दी है या उससे कोई नुकसान हुआ तो उस ब्रोकरेज हाउस की जिम्मेदारी है। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। चले अकील करीम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पर, किया गया है जी। अकील साहब ने सबसे मालूम करते हैं कि आज क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अकील करीम रेडी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताइए कि जो एहतजाज हुआ है उसका कोई असर हुआ है, को हुकूमत जो है उस पर तशवीश की लहर उसमें भी दौड़ी है, उसके हल्कों में भी? मेरा ख्याल है बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट को जब ये पता चला और मीडिया ने जब ये चीजें बताई कि रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर FIA ने रेड किए, तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम लोग परेशान थे उतने ही परेशान गवर्नमेंट भी हमें दिखी और मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी काफी एक्टिव हुई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी काफी एक्टिव हुई है और उन्होंने ये यकीनदानी कराई है कि इस तरह के काम ठीक नहीं है, क्योंकि किसी सूरत में भी रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर केस नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने कहा है कि जाहिर बात है कि हम FIA से ये मालूम करेंगे, उनकी इंक्वायरी जरूर करेंगे कि ये गलत काम हुआ है तो क्यों हुआ है और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। तो इन्होंने ये यकीनदानी कराई है कि बिल्कुल हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और इसमें अगर उनकी तरफ से कोई गलत काम हुआ है तो डेफिनेट उनको सजा दी जाएगी और आपके साथ जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती का अजाला गवर्नमेंट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि जितने फिक्रमंद हम थे उतनी फिक्रमंद गवर्नमेंट भी थी इस मामले में। तो मैं समझता हूँ कि हम भी वेट कर लेते हैं 2-4 दिन, क्योंकि जाहिर बात है एक्सीडेंट हुआ है, गवर्नमेंट को मौका भी मिलना चाहिए, वो अपनी तफ्तीश कर ले और तफ्तीश करने के बाद इंसाफ, हम चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। तो अगर वो इंसाफ कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि इस टाइप की रिवायत खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब अकील साहब, आपका अपने वक्त दिया। तो यानी शाम साहब को उम्मीद तो नहीं हुई है कि गवर्नमेंट इस बारे में इंसाफ नहीं, ये देखो ना, ये तरीकेकार ही गलत है। अब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ किसी के खिलाफ 20 साल पुराना कोई केस शुरू हो जाता है, कोई गैर मुतल्लका आदमी कोई दरखास्त देता है, कहीं नैब के हुकाम उसके पीछे पड़ जाती है, कहीं FIA से कोई ऐसी कार्रवाई शुरू हो जाती है। हालांकि होना चाहिए कि ये SCCP जो है उसको ये सारा काम करना चाहिए, वही मॉनिटर करता है इन अदारों को और उसके बाद यानी स्टॉक एक्सचेंज को और ये जो अदारे हैं बिजनेस के, उनको एतमाद में लेकर जो शिकायत है वो उसका अदाला किया जाना चाहिए। अगर हम इसी तरह आंखें बंद करके डंडा चलाएंगे, ये डंडा दरअसल हमारा अपना सर फोड़ देगा। बिल्कुल शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है और प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन 2 और भी मौजूद है जिन पर आपकी राय चाहिए। एक तो इरफान सदीकी साहब को जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर उन्हें मुकर्रर कर दिया गया, पहले ये मुआवने खुसूसी थे, अब इन्हें मुशीर जो है वो मुकर्रर किया गया, सदर मुमलिकत ने भी समरी मंजूर कर दी है इसकी, और अब ये तारीख और अदबी विरसे की नई डिवीजन के सरबराह होंगे।
देखिए दर्जा तो शायद पहले भी उनका वजीर का था, हाँ। लेकिन ये एडवाइजर होने के बाद, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, तो जो एडवाइजर 4 या 5 हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुकर्रर किए जा सकते हैं, वो एक वजीर के पूरे फराइज अदा करते हैं। वो कौमी असम्बली में जा सकते हैं, सेनेट में जा सकते हैं, वहां की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह जैसे हमारे खारजा अमूर के जो मुशीर हैं वो सरताज अजीज साहब हैं, जी हाँ। लेकिन वो मेंबर नहीं है सेनेट के, ना कौमी असम्बली के, हाँ। इसलिए मुशीर कहते हैं उनको। तो यहाँ ये बिल्कुल, बिल्कुल। इरफान सदीकी साहब भी, हाँ। जो हमारा तारीखी विरसा है और जो हमारे अदारे हैं, हाँ। उनका नया डिवीजन क्रिएट करके, शाम साहब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, लेकिन आपको याद होगा जो कायदे आजम अकेडमी की फरियाद हमने सुनाई थी, जी हाँ, कायदे आजम अकेडमी है, इकबाल अकेडमी है, हाँ जी, दूसरे मुक्तदरा है, दूसरे अकेडमी ऑफ लेटर्स है, हाँ। ये सारे अदारे जो हैं इनकी तरफ तवज्जो मतलूब है और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इरफान सदीकी साहब बहुत दानिश्वर और होशमंद आदमी है, ठीक है, और उनको ये अदारे जो हैं इनकी निगरानी करेंगे, इनको अपने इनमें रूह फूकेंगे नहीं, और उम्मीद है हमें इनसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल शाम साहब, आज एतजाज हसन को याद करने का भी दिन है, दूसरी बरसी आज इस बच्चे की। हंगू में आपको याद होगा 6 जनवरी 2014 को स्कूल में, जो हाई स्कूल था, वहां पर खुदकुश हमलावर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। इस बहादुर बच्चे ने उसे रोक लिया और सैकड़ों बच्चों को उसने उसकी जिंदगी को बचाया, इसे तमगा शुजात भी दिया गया। आज इस बच्चे की दूसरी बरसी है, कुछ लफ्ज इसके लिए भी। देखिए ये जो हमारे ऐसे नौजवान जो हैं जो सर हथेली पे रखकर हैं फिर से, उनमें से एक नमाया नाम है ये, और एक बच्चा है छोटा, नाम दी है, और इसको हम याद रखेंगे और इसको भुला नहीं सकते। जब भी हमारी तारीख लिखी जाएगी, कुर्बानी देने वाला है सर फहरिस्त होगा, क्योंकि इस बच्चे की कुर्बानी जो थी इसकी उम्र के लिहाज से एक बेमिसाल। तो एतजाज हसन की कुर्बानी और एतजाज हसन को हमारा सलाम, और नाज़रीन आपसे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।